नमस्कार। HNN 24x7 में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर पूरे देश में कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला। रांची में भी कांग्रेस ने बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अरमू मैदान से बीजेपी कार्यालय की ओर मार्च किया और बीजेपी कार्यालय का घेराव किया। प्रदर्शन का नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने किया, जिसमें कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। वहीं कांग्रेस के नेताओं का रोष देखने को मिला है, जिसके बाद पुलिस ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को शांत करवाया। आरएसएस के नाथुराम गोडसे ने की थी। अब उनके विचारों की हत्या की कोशिश की जा रही है। हमने देश बनाया है, देश बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। कोई ईडी सीबीआई के बहाने हमारे नेताओं को क्षतिग्रस्त करना चाहेगा, उनकी छवि को धूमिल करना चाहेगा, हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम संघर्ष करते आए हैं, हम संघर्ष करते रहेंगे और जो हमारी एजेंसियां स्वतंत्र थी उसको स्वतंत्र कराने का काम करेंगे। कहीं न कहीं ये लोग चुनाव बनाने का जो प्रयास कर रहे हैं, उसका पर्दाफाश करेंगे। चुनाव जो रिपोर्ट में जो बातें करी है उससे यह स्पष्ट हो गया है कि ये लोग गलत इस्तेमाल करते हैं, बगैर जरूरत के उनके घरों को भेजते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में एक नेता एक कार्यकर्ता नहीं दिखाई दे रहा है। कैमरा उधर दिखाइए, सब लोग घर के बाहर भाग जाते हैं। जब जरूरत पड़ेगी तो ईडी और सीबीआई को हमारे घरों पर भेजेंगे। करने की क्षमता नहीं है, तो ऐसे लोगों को सबक सिखाने की जरूरत है। इसलिए हम लोग बार बार के माध्यम से बताने का काम कर रहे हैं कि बाबा साहब के संविधान ने जो हमें आजादी दी है, वो हमें काम करने को कहा है, वही करना है, ना कि इधर उधर की बात। देखिए, लगातार 12 साल से गांधी परिवार को नेशनल हेराल्ड के मामले में ईडी के माध्यम से परेशान किया जा रहा है। कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनके पास कुछ तथ्य नहीं था जिसके कारण इसको परेशान कर रहे हैं। ये इनके मुंह में तमाचा है। हमें सोचना पड़ेगा कि ये जो स्वतः एजेंसियां थी, क्या इनके हाथ की कठपुतली बन गई है। आज ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं को परेशान कर रहे हैं। कल जो भी इस देश में कुछ जवान खोलेगा उसके माध्यम से परेशान करेगा। हम ये विरोध प्रदर्शन करके उनको जवाब देना चाहते थे कि कितना भी जुल्म सितम कर ले, इनके इस नीति के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। जो था राहुल गांधी जी घर के सामने उसको संबोधित किया और आज आप लोगों ने देखा कि किस तरह कोर्ट का फैसला आया। हमारे कोर्ट का फैसला जो आया नेशनल हेराल्ड के लेकर एक पैसा का लेन देन नहीं, किसी प्रकार का एफआईआर नहीं, और हमारे देश राहुल गांधी जो सत्य के पुजारी है, अहिंसा के पुजारी है, जो कभी डरते नहीं है, उनके साथ आया और भाजपा के इशारे पर, इस भाजपा के इशारे पर नरेंद्र मोदी और हमारे अमित शाह के इशारे पर हमारे नेता को परेशान किया गया। इसलिए आज हम लोग पूरे देश में ये रोष करना धारणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा ये भाजपा कार्यालय के सामने भी ये हम। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। रांची जिला प्रशासन ने राजस्व एवं भूमि सुधार से जुड़े कार्यों के शीघ्र निपटारे को लेकर सख्त रुख अपनाया हुआ है। 17 दिसंबर को उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में लंबित दाखिल खारिज और भूमि संबंधित मामलों की प्रगति की गहन समीक्षा की गई है। उपायुक्त ने राजस्व कर्मचारियों और अंचल कार्यालयों के कार्यशैली में सुधार के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ शिकायत मिलने पर कठोर कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। साथ ही आमजन को अनावश्यक रूप से कार्यालय के चक्कर न लगाने पड़े, ये सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। उपायुक्त ने कहा कि भूमि और राजस्व कार्यों को डिजिटल और पारदर्शी बनाने की दिशा में प्रयास लगातार किए जा रहे हैं और ऐसी समीक्षा बैठकें आगे भी जारी रहेंगी। जिला स्तरीय मंथली जो रिव्यू मीटिंग हम लोगों ने राजस्व का रखे थे, जिसमें तमाम सभी अंचल अधिकारी, हल्का कर्मचारी और जो सीआई और जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। इसमें लंबित सभी दाखिल खारिज हुआ और पंजी टू सुधार के जो परिशोधन पोर्टल पे है, उसके बाद जो नापी का कार्य जो चल रहे हैं, फिर सरकारी योजनाओं के लिए जमीन की जो आवश्यकता है, उन सभी का हम लोगों ने आज
समीक्षा किए हैं और विशेषकर दाखिल खारिज जो करने के लिए बताए हैं और 90 दिन के ऊपर भी जो विथ ऑब्जेक्शन वाले जो उनको भी कुछ लंबित है वो भी निष्पादन करने की आवश्यकता है। और जितने भी लोग आते हैं विशेषकर मंगलवार को जो अंचल में जनता दरबार लगती है तो उनको उनकी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए यथा प्रयास करने के लिए हम लोगों ने निर्देश दिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। रियल लिस्टिंग की मांग को लेकर आदिवासी समुदाय के भीतर गहरा विवाद बनता जा रहा है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने आदिवासी सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष और मानवाधिकार कार्यकर्ता गैलेक्शन डुंगडुंग से खास बातचीत की है, जिसमें उन्होंने डिलिस्टिंग, धर्मांतरण, आरक्षण के मुद्दे पर अपनी राय रखी है। उनका कहना है कि डिलिस्टिंग का असली मकसद आदिवासियों के आरक्षण को समाप्त करना है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि सरना धर्म कोड लागू हो जाएगा तो बीजेपी, आरएसएस फूस हो जाएंगे। झारखंड में आदिवासियों का मुद्दा हमेशा से छाया रहा है। इससे पहले अगर बात करें तो एक तरफ कुर्मी और आदिवासी का जो मुद्दा था वो था, और अब डिलिस्टिंग का मुद्दा छाया हुआ है। और एक और लोग पक्ष कहना चाहते हैं कि डिलिस्टिंग होना चाहिए, वही दूसरी पक्ष का अगर माने तो वो कहते हैं कि डिलिस्टिंग नहीं होना चाहिए। हमारे साथ गैलेक्शन डुंडू जी है जो एक लेखक भी है और जानकार भी है, तो इनसे जानेंगे कि आखिर डिलिस्टिंग का जो मुद्दा है वो झारखंड में क्यों बढ़ता जा रहा है। देखिए, इसका मूल कारण यह है कि 2024 में बीजेपी सत्ता के करीब भी नहीं पहुंची। दूसरा कारण यह है, आपने देखा होगा 2-3 महीना पहले सरना बनाम ईसाई से पहले कुर्मी बनाम आदिवासी हो रहा था। तो ये जो कुर्मी बनाम आदिवासी का जो लड़ाई हो रहा था उसमें आदिवासी लोग एक दिशा में जा रहे थे। इससे बहुत स्पष्ट यह दिखाई पड़ रहा था इसका राजनीतिक लाभ झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस को मिलेगा। और इसी के डर से बीजेपी और आरएसएस जो है हवा का रुख बदलते हुए उन्होंने सरना और ईसाई किया, क्योंकि इनको पता है अगर सरना ईसाई के नाम पर आदिवासी समुदाय के लोग विभाजित नहीं होंगे तो इनको 29 में सत्ता से बहुत दूर रह जाना पड़ेगा। तो मतलब ये पूरा वोट के कारण ही देखा जा रहा है। बिल्कुल। और जो भी लोग आज के समय में डिलिस्टिंग, धर्मांतरण और आरक्षण के नाम पर झारखंड में शोरगुल मचा रहे हैं, ये लोग आरएसएस और बीजेपी के धांगर हैं, जिनको मूल रूप से बीजेपी के लिए वोट जुगाड़ करने का काम दिया हुआ है और उसी के लिए लोग कर रहे हैं। इनको सरना आदिवासी, सरना धर्म, सरना कोड, सरना स्थल या सरना झंडा से कोई लेना देना नहीं। जो आपने कहा कि कुछ लोग हैं, तो इसमें से एक ऐसे महिला जो है जो डिलिस्टिंग के नाम पर ही अपने बाल मुड़वा ली है और वो कह रही है कि जब तक डिलिस्टिंग नहीं होगा तो इसी तरह रहेंगे। करने दीजिए। असल में क्या है, जनजातीय सुरक्षा मंच जिसको आरएसएस ने लगाया हुआ था 2006 से आदिवासियों के बीच में, और उन्हीं के काम की वजह से बीजेपी झारखंड में भी सत्ता में आई थी। उसके बाद जो है कि आपका छत्तीसगढ़ में चले जाइए, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में अभी सत्ता में आई, उधर लगातार गुजरात में सत्ता में है। लेकिन झारखंड में जनजातीय सुरक्षा मंच फुस हो गया। उसके बाद उन्होंने रूढ़ी जन समिति बनाया, वो भी फुस हो गया। तो उसके बाद इनको लगा, और फुस होने का कारण यह है कि जनजातीय सुरक्षा मंच ने सरना कोड का पुरजोर विरोध किया। उन्होंने सरना झंडा को विदेशी झंडा घोषित करके उसको उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। उन्होंने सरना स्थलों को लैंड बैंक में जब उनकी सरकार ने डाला तब उन्होंने विरोध नहीं किया। तो ये अपने आप को सरना आदिवासी विरोधी घोषित कर चुके। तो इसकी वजह से उनको कोई आइकन चाहिए था बीच में जो सरना ईसाई के नाम पर, डिलिस्टिंग के नाम पर नफरत फैलाए। तो उन्होंने एक आइकन को लाया, लेकिन वो भी फुस हो गए। आपने देखा होगा राजभवन के कार्यक्रम में कितने लोग आए थे, उनका गुमला के कार्यक्रम में कितने लोग आए थे, उसके बाद चांदगांव में जनजातीय सुरक्षा मंच ने कार्यक्रम की, उसमें कितने लोग आए थे। ये लोग जो है पिटे हुए मोहरे हैं। कार्यक्रम में नकारा भी है, मंच से उतारने की भी चर्चा। बिल्कुल बिल्कुल, ये लोग पूरी तरह से पिटे हुए मोहरे हैं और ये बहुत जल्द जो है कि साइड हो जाएंगे, कुछ होने वाला नहीं। अच्छा, आपके समझ से ये क्या डिलिस्टिंग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए?
देखिए डीलिस्टिंग जो है वो लिस्टिंग ही जब धर्म के आधार पर नहीं हुआ है तो डीलिस्टिंग धर्म के आधार पर कैसे हो सकता है। और डीलिस्टिंग जो होगा ना तो लोकुर कमेटी के 5 क्राइटेरिया के आधार पर होगा और उसमें सारे लोग जद में आएंगे, चाहे वो सरना धर्म को मानते हो, ईसाई धर्म को मानते हो, हिंदू धर्म को मानते हो या कोई धर्म को भी नहीं मानते हैं। झारखंड के 25,000 आदिवासियों ने लिखा 2011 का सेंसस में कि हम कोई धर्म को नहीं मानते, वो भी उसके जद में आएंगे। क्योंकि अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट ने शुरू कर दिया डीलिस्टिंग। उन्होंने बार बार कहा है कि आरक्षण एक बार मिलना चाहिए, दोबारा नहीं मिलना चाहिए। ये डीलिस्टिंग ही है। आज न कल जो है आरक्षण खत्म होने वाला है, ये हमेशा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए आदिवासियों को डीलिस्टिंग के मुगलते में नहीं रहना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ हम आदिवासियों के लिए विगत 250 साल का जो हमारा संघर्ष और बलिदान का इतिहास है उसमें कहीं भी डीलिस्टिंग, धर्मांतरण और आरक्षण मुद्दा नहीं रहा। हमारा मुद्दा था आदिवासी पहचान, हमारा मुद्दा था स्वायत्तता, धार्मिक आजादी, सरना कोड, हमारा जो है हमारी जमीन, प्राकृतिक संसाधन और हमारा इलाका पर मालिकाना हक, ये हमारे मूल मुद्दे रहे हैं और आज भी हमारे मूल मुद्दे यही हैं। अच्छा, झारखंड में सरना धर्म कोड को लेकर लगातार मांग रही है। जो भी सरकारें अगर आई है वो कह रही है कि हम सरना धर्म कोड लागू करेंगे, लेकिन सत्ता में आने के बाद कहीं भूल नहीं जा रही है। देखिए इन्होंने तो भेजा है, अभी तो केंद्र के पाले में है। अब केंद्र की भाजपा सरकार, आज तो अभी आपने सांसद में देख लिया कि बीजेपी के सांसद जो है कि पुरजोर विरोध करे सरना कोड का। तो इसी से आप हमारे सरना आदिवासियों को समझना चाहिए कि आदिवासियों को उसमें नहीं मिले। देखिए अलग से जिस दिन आदिवासियों को अलग धर्म कोड मिल जाएगा, आरएसएस और बीजेपी का एजेंडा फुस हो जाएगा। क्योंकि यह साबित हो चुका 2018, 19 और 24 का डीएनए टेस्ट में कि आदिवासी ही भारत के प्रथम निवासी है। और संविधान का अनुच्छेद 13(5) में आदिवासी और अबोरिजिनल सब था वो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में। उसकी भी हम लोग मांग करेंगे दोबारा रिस्टोर करने के लिए। और उस जो ये लोग यूरेशिया वासी जो 3,500 से 4,000 साल पहले यहाँ आए, जो आज आदिवासियों को आपस में लड़ाना चाहते हैं, ये लोग आरक्षण के विरोधी है, आरक्षण को जो है कि खत्म करना चाहिए बोलते हैं। इनका एजेंडा खत्म हो जाएगा, इनका सत्ता खत्म हो जाएगा और इनका भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना चूर हो जाएगा। इसीलिए सरना कोड देना नहीं चाहते। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये थे गैलेक्सन डुंडू जी, जिनसे हमने बात की। जो सरना धर्म कोड है और डिलिस्टिंग है, इन तमाम मुद्दों को लेकर इनसे बात की और इन्हें मुखर होकर जिस तरह अपनी बातें रखी है, अब इस पर जो निर्णय क्या होता है, क्या समाज इस पर सोचती है और आप क्या सोचते हैं, हमसे कमेंट्स जरूर कर कर बताइएगा। रांची से एचएनएन के लिए जयंत कुमार। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। मंदसौर के संजीत नाका क्षेत्र की मयूर कॉलोनी में घुसे तेंदुए को पकड़ लिया गया है, जहां घटना की सूचना मिलने के बाद वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। निर्माणाधीन मकान में बैठे तेंदुए को ट्रैंकुलाइज देकर बेहोश किया गया। वन विभाग और पुलिस की टीम ने करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद सुरक्षित रेस्क्यू ऑपरेशन किया। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था, जिसमें सुबह करीब 8 बजे तेंदुआ कॉलोनी की गलियों में दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। हाँ, क्या नाम है आपका? आशा शर्मा मेरा नाम। जी जी, बताइए क्या हुआ था? वो मैं घास देने वाला आता है तो मैं बाहर से घास लेके अंदर गई और गाय की तरफ देखा मैंने कि पहले तो देखा मैंने कि कुत्ता होगा, फिर देखा मैंने शेर है। तो ऐसे करके मैं अंदर आई वापस और गेट लगाया और बाहर गई पास वाले को बोलने गई कि आपके बच्चे को संभाल लेना। और इतने में सामने से पीछे से कूद के सामने कूदा, वो घर के सामने कूदा वो एकदम से। फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं, सबको बुलाया और सब इकट्ठे हो गए, सब आ गए हैं। डर का माहौल है? ना, बाहर सबको डर का माहौल है, मेरे को तो डर नहीं लगा ऐसा कुछ भी। इतना 1.5 फीट दूरी था मेरे पास। उसने मेरे को देखा, मैंने उसको देखा अच्छे से, बस वो फिर कूद गया उधर। राजेश गुर्जर जी से ये सूचना मिली मुझे और कि यहाँ पर जो मयूर नगर में ये इस तरह से कोई तेंदुआ आया है और उन्होंने वीडियो में शेयर किया। तो वैसे ही तुरंत हमने अपनी रेस्क्यू टीम को इतला किया और उनको क्या क्या चीजें लेके चलनी है वो ऐसा एक डायरेक्शन करके चेकलिस्ट देके उनको रवाना किया और टाइम से यहाँ पहुंचने के बाद यहाँ पर हमें काफी चैलेंजेस आए, लेकिन हमने बहुत अच्छे से इसको किया आप सब लोगों की मदद से। इसको ट्रैंकुलाइज किया गया क्योंकि बहुत कन्फाइनमेंट में था, पब्लिक चारों तरफ थी, चारों तरफ बस्ती है, तो मुश्किल था कि हम फिजिकल या और कोई तरीका ढूंढते, तो केमिकल बेस्ट रहा और अच्छे से हुआ। ये पूरा मंदसौर की रेस्क्यू टीम और गांधी सागर की जो चीता रेस्क्यू टीम है वो इन दोनों ने मिलकर कोलैबोरेशन से इसको रेस्क्यू किया।
कितने घंटे के बाद किया? ये लगभग हमको करीब 2 घंटे की मशक्कत लगी जब यहाँ डॉक्टर टीम आई। उससे पहले हमने लगभग 2 या 3 घंटे हमने प्रिपरेशन की सारी। उसके बाद हमने इसको सफल रेस्क्यू किया। रिहायशी इलाके में सर इस तरह के तेंदुआ घुस गया और फिर देखने में एक्चुअली देखो रिहायशी ये जो जहाँ हम खड़े हैं मयूर नगर, इसके बाजू से रेलवे ट्रैक है और उसके बाजू हम देखेंगे तो खेत है और यहाँ पर फ्री रेंजिंग डॉग्स बहुत ज्यादा हैं और डॉग की वजह से वो अट्रैक्ट हुआ, आने से सुबह जल्दी वो निकल नहीं पाया बाहर और वो ट्रैप हो गया। 7:45 बजे लगभग ये चीता आया है और चीता सीधा ऊपर से घर के अंदर घुसा और भाभी जी सभी के लिए नाश्ता पानी की व्यवस्था कर रहे थे, लेकिन जैसे ही लगा कि ऊपर कुछ कूदा है तो भतीजे ने आवाज लगी, मम्मी अंदर चीता आया, शेर आया है। तो भाभी अंदर से उनकी हिम्मत देखिए कि साकल लगाकर बाहर आए और पूरा उसको अंदर पैक किया और बाहर आने के बाद लगभग 5 घंटे हो गए निरंतर प्रयास किया जाता। पुलिस विभाग, वन विभाग और साथ ही मीडिया निरंतर लगी हुई थी और धन्यवाद देते हैं हम सभी को कि आपके अथक प्रयासों से इसको पकड़ लिया गया है और आगे छोड़ देंगे। ये लगभग आप देखे जाए तो आजकल चीते की देखे तो कुछ दिन पहले वहाँ इटिया नहीं देखा गया था, निरंतर ये आसपास का देखा, निरंतर वन विभाग प्रयास कर रही थी पकड़ने का, लेकिन नहीं पकड़ पाई। आज ये कमरे मनरेगा का नाम बदलने को लेकर उत्तराखंड में भी सियासत गर्मा गई है। नाम बदलने के फैसले का कांग्रेस ने विरोध किया है और गांधी पार्क में गांधी जी की मूर्ति के नीचे बैठकर प्रदर्शन किया। इसी को लेकर भाजपा प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस को मनरेगा से नहीं बल्कि राम नाम से दिक्कत है। दीप्ति रावत ने अयोध्या का भी जिक्र करते हुए कांग्रेस को घेरा है। देखिए, मैं आपसे कहूँगी कि कांग्रेस को ज़्यादा आपत्ति मनरेगा के नाम से नहीं है। उन्हें इस बात से ज़रूर है कि पहली बात तो ये बेहतर योजना है और दूसरा उनको ये है कि किस प्रकार से इस योजना में हमने इसको VBG राम जी करके इस योजना का जो शॉर्ट फॉर्म है उसमें राम जी आ रहा है। हो सकता है उससे ज़्यादा उनको आपत्ति हो, क्योंकि उनको हर चीज़ से एलर्जी है। आपने देखा होगा कि रामचंद्र जी की जब इतना बड़ा शिलान्यास हुआ, पूरे विश्व, मैं कहूँगी सिर्फ हमारा देश नहीं पूरा विश्व उसका साक्षी बन रहा था। पूरे सभी जगह से लोग वहाँ आमंत्रित थे और वो वहाँ प्रेजेंट थे, हर सेक्टर से थे और कांग्रेस के लोगों को भी वहाँ इनवाइट किया गया, लेकिन वो वहाँ प्रेजेंट नहीं थे, ना वो इच्छुक थे, ना उन्होंने कभी सोशल मीडिया पे उसकी किसी को भी देशवासियों को उसकी बधाई डाली, ना वो खुद वहाँ पर उपस्थित थे। तो मुझे लगता है ज़्यादा जो समस्या है वो राम जी पर है, जो उसके एक शॉर्ट फॉर्म में आ रहा है। बाकी तो ये योजना बेहतर योजना है, 125 दिन की गारंटी देने वाली योजना है, ट्रांसपेरेंसी इसमें ज़्यादा रहेगी और हमारे लोगों तक जो रूरल एरिया में रहते हैं उन तक ज़्यादा लाभ हम पहुँचा पाएंगे इस योजना के ज़रिए। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बागेश्वर जिले के कांडा तहसील में अवैध खड़िया खनन से आई दरारों के मामले में संज्ञान लिए जाने वाली जनहित याचिका के अलावा 165 खनन इकाइयों से संबंधित याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की। मामले में कल भी सुनवाई जारी रहेगी। कोर्ट ने कहा कि खनन कार्यों में लगे वाहनों पर GPS सिस्टम लगा होना चाहिए और उसका GPS सिस्टम रमन्ना पोर्टल के साथ जुड़ा होना चाहिए ताकि उस वाहन का पूरा डेटा रमन्ना पोर्टल के से मिल सके। लेकिन जो रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई थी उसमें इन नियमों का पालन नहीं किया गया था, जिस पर कोर्ट ने निदेशक खनन से कहा है कि इस नियमावली को 7 दिन के भीतर लागू करे। यही नहीं, पूर्व में कोर्ट ने निदेशक खनन से ये भी बताने को कहा था कि खनन से संबंधित रिपोर्ट जो पेश की गई है वो खुदानों में जमा खड़िया की है या पर्यावरणीय सर्वे रिपोर्ट है, जिस पर निदेशक की तरफ से बताया गया कि ये खदानों में जमा खड़िया की रिपोर्ट है, ना कि पर्यावरण सर्वे की रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट उन्हें विभाग के कुछ कर्मचारियों के मोबाइल से प्राप्त हुई है, जिस पर कोर्ट ने कहा कि वो कर्मचारी उस मोबाइल के साथ कोर्ट में पेश हो जिनके मोबाइल से ये रिपोर्ट प्राप्त हुई है। सोपस्टोन माइनिंग के इम्पैक्ट्स के मामले में जो सुनवाई लगातार चल रही है, तो इसमें कोर्ट ने आज ये देखा था कि जो उत्तराखंड में माइनर मिनरल ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड जो रूल्स हैं उनमें एक प्रोविज़न था कि जो भी व्हीकल्स ट्रांसपोर्ट करते हैं मिनरल को उनका GPS उसमें लगा हुआ होना चाहिए और उनके GPS कोऑर्डिनेट्स इंटीग्रेटेड होने चाहिए रवन्ना पोर्टल के साथ, ताकि उनकी जो डिस्टेंस ट्रेवल हो उसका पूरा डेटा पोर्टल पे भी अवेलेबल रहे। तो इस संबंध में जो रूल्स हैं उनको फॉलो नहीं किया जा रहा था, तो कोर्ट ने 7 दिन के अंदर उन रूल्स को इम्प्लीमेंट करते हुए और ये डायरेक्ट किया है डायरेक्टरेट को कि वो ई-रवन्ना पोर्टल के साथ GPS इंटीग्रेशन माइनर मिनरल कैरी करने वाले व्हीकल्स का 1 सप्ताह के अंदर कर दें।
में एक रिपोर्ट थी जो सर्वे रिपोर्ट कहकर पेश की गई थी पूर्व में, परंतु अभी उस मामले में जवाब मांगा गया था कि क्या वो स्टॉक वेरिफिकेशन रिपोर्ट है या सर्वे की रिपोर्ट है, जिसके बाद ये तथ्य सामने आया था जो शपथ पत्र डायरेक्टरेट की ओर से फाइल किया गया कि इसमें कोई विभागीय कर्मचारी हैं जिनके द्वारा वो रिपोर्ट शेयर की गई थी, जो कि वास्तव में स्टॉक वेरिफिकेशन रिपोर्ट थी और न कि वो समस्त पर्यावरणीय मानकों की रिपोर्ट थी। तो उस मामले में जिन लोगों ने वो विभाग में रिपोर्ट शेयर की थी और जिनके माध्यम से वो रिपोर्ट जिले स्तर से डायरेक्टरेट स्तर पे पहुंची है, उनके ओरिजिनल मोबाइल सहित उन कार्मिकों को कोर्ट ने उपस्थित होने के लिए आदेशित किया है। नैनीताल में खुले में मीट बिक्री को लेकर प्रशासन ने कार्रवाई की है। बीते महीने हिंदुवादी संगठनों और व्यापार मंडल के साथ हुई बैठक में लिए गए निर्णय के तहत खाद्य आपूर्ति विभाग ने मटन की दुकानों पर छापेमारी की। छापेमारी के बीच खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले 7 मीट कारोबारियों को नोटिस जारी करते हुए चालानी कार्रवाई भी की गई है। गौरतलब है कि हिंदू संगठनों ने खुले में मीट बिक्री पर प्रतिबंध की मांग की थी, जिसके बाद उपजिलाधिकारी ने दुकानदारों को होटल और दुकानों के बाहर मीट, मुर्गा और मछली का डिस्प्ले न करने और खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन करने के निर्देश दिए थे। कुछ दिन पूर्व, जैसा कि आप लोग भली भांति अवगत हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और व्यापार मंडल तल्लीताल, मल्लीताल और शहर के अन्य स्टेक होल्डर्स के साथ एक बैठक ली गई थी, जिसमें यह निर्णय सर्वसम्मति से पारित किया गया था कि जितनी भी शहर के अंतर्गत मीट शॉप्स हैं, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो ओपन में नहीं रखे जाएंगे। और लेकिन पिछले कुछ दिनों से शिकायत इस तरह की आ रही थी कि कतिपय दुकानदारों द्वारा उक्त बैठक में लिए गए निर्णयों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। तो पब्लिक हेल्थ और फूड सेफ्टी के दृष्टिगत फूड सेफ्टी ऑफिसर के द्वारा आज मौके पर जाकर कार्रवाई की गई है। कुल 7 लोगों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई और नोटिस भेजने की कार्रवाई की गई है। मसूरी नगर पालिका सभागार में टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक उस समय हंगामे में बदल गई जब कांग्रेस नेत्री सोनिया आनंद रावत ने बैठक का विरोध किया। इसी बीच उनकी एसडीएम राहुल आनंद से तीखी नोकझोंक हो गई और एसडीएम ने बैठक में कथित अभद्रता और मर्यादा उल्लंघन का आरोप लगाया है। वहीं कांग्रेस नेत्री सोनिया आनंद रावत ने प्रशासन पर बीजेपी के दबाव में काम करने का आरोप लगाया और चेतावनी दी है कि 20 दिसंबर के बाद पटरी व्यापारियों को हटाने की कार्रवाई का विरोध किया जाएगा। तो नहीं लगता, कोई शक की बात ही नहीं है। बिल्कुल पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का डंडा चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जो यहाँ पे नगर पालिका अध्यक्ष है, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जी हैं, एमएलए हैं, तो क्यों नहीं चलेगा भाई? उनका अधिकार है चलाने का, चलाएंगे वो और चला भी रहे हैं, लेकिन गलत चला रहे हैं क्योंकि हमारी गरीब बहनों पर चला रहे हैं। और इस तरह का चाबुक जो ये चल रहा है इन लोगों के लिए, ये गलत है कि नहीं है? ना इंसाफी है पूरी तरीके से। आप ये बताइए, आप इनको वेंडर्स को तो हटा रहे हैं और वहाँ गाड़ी पार्किंग करा रहे हैं। जरा ये बताइए कहाँ कहाँ की तमीज़ है, कहाँ की तहजीब है? आप वहाँ पर जो है जहाँ पर इनका रोजगार खत्म करने का काम कर रहे हैं। होटल्स जितने भी हैं यहाँ पे, उनसे ऐसा क्या रिश्ता है? मुझे बताइए ना। उनकी गाड़ियाँ पार्किंग हो रही है नीचे। मैं भी जब आई थी तब मैंने पूरा देखा, पूरी पार्किंग लगी हुई थी लाइन से। तो आखिर इनके पेट पे लात मार के इन गरीबों को खत्म करके आप गाड़ियाँ पार्किंग करा रहे हैं। आप गाड़ियों की व्यवस्था करिए, होटल के अंदर करिए, जहाँ पे करिए, होटल्स को आप एक वो करिएगा। आप इन गरीब लोगों की तो कम से कम सोचिए। जैसे हमारी बिल्कुल, जैसे हमने कल सत्यापन का कार्य चल रहा था तो उसमें लोगों के ऑब्जेक्शन थे, कुछ लोगों का नाम छूट गया, इसलिए हमने उसको प्रोसीडिंग बढ़ाते हुए आज दोबारा से रखा। तो हम लगभग इसी की प्रक्रिया चल रही थी। इसी बीच मैडम का आगमन हुआ। मैडम को कुछ आपत्तियां थी। हमने यही बोला कि ये समय सही नहीं, टीवीसी की बैठक है, चयन प्रक्रिया चलेगी, उसके बाद ही होगा। बट उनके साथ कुछ ऐसी रही, तो अब इसमें मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा। बट ये है कि जो हमारी सरकारी गरिमा है इस पद की और समिति की बैठक चल रही है, उनका उन्होंने जो भी मुझे लगता है कि सम्मान नहीं किया है। बट मैं उससे अनुरोध करूँगा इनके अलावा भी सभी से कि जो भी अगर आपको आपत्ति, हम सभी सुनने के लिए बैठे हैं। आप लिखित में आपत्ति करें, हम सबका जवाब दे रहे हैं, चाहे जितने भी समय लगे। हम बस उसी के लिए आप सबसे अपील करते हैं कि जिनको जो भी आपत्ति, हमने एक एक व्यक्ति को सुना, एक एक व्यापारी, फड़ व्यवसायी जितने भी हैं, अगर किन्हीं का नाम सम्मिलित किया गया या उनसे हटाया गया, कोई भी आपत्ति प्राप्त हुई, जितनी भी आपत्तियां प्राप्त हुई, सभी पे यहाँ पे विस्तार से चर्चा की गई है। इसके बाद भी आपको कोई ऐसे आपत्ति होती है तो आप प्लीज हमें समिति को अवगत कराएं। समिति बैठेगी और उसको पूर्ण तरह से सुनकर संतुष्ट करके ही आपको आगे बढ़ेगी। चंपावत में 17 दिसंबर से 30 जनवरी 2026 तक आयोजित होने वाले बहुउद्देशीय शिविरों की श्रृंखला का शुभारंभ किया गया है।
शिविर में सैनिक कल्याण, शिक्षा, पेयजल, लोक निर्माण सहित विभिन्न विभागों ने सेवाएं प्रदान की। साथ ही समान नागरिक संहिता के तहत पंजीकरण की सुविधा भी दी गई। वहीं जिलाधिकारी मनीष कुमार ने बालिका जन्म महोत्सव के तहत नन्ही बालिकाओं के साथ केक काटकर उनका बर्थडे मनाया और ग्रामीणों को कृषि यंत्र भी वितरित किए। इसी के साथ शिविर में 100 से अधिक शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। लोहाघाट नगर पालिका के पूर्व सभासद राजकिशोर शाह ने नगर में लगाई जा रही स्ट्रीट लाइटों की गुणवत्ता पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। शाह ने कहा कि कई वार्डों में लाइटें ठीक से नहीं जल रही हैं, जिससे गलियों में अंधेरा और क्षेत्र में गुलदार का खतरा बढ़ता है। उन्होंने कहा कि पालिका ने जो भी स्ट्रीट लाइट लगाई हैं वो ज़्यादा दिन तक नहीं चल पा रही है। उन्होंने उच्च गुणवत्ता वाली लाइट लगाने, खराब लाइट बदलने और सोलर स्ट्रीट लाइट स्थापित करने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर नगर पालिका जल्द समाधान नहीं करती है तो वो आंदोलन करेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।